क्लास 11th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होती क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट U है और एक यहाँ पे सेट A है और एक सेट यहाँ पे B है। ठीक, तो दोनों सर्किल आप देख रहे हैं, जो दोनों सर्किल हैं ये दोनों सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये दोनों सर्किल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, तो जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उनके बीच में जो रीजन बनती है, जो ये रीजन बन रही है, ये रीजन इंटरसेक्शन का जो रीजन होता है वही रीजन आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही जो रीजन है ये A और B के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं A इंटरसेक्शन B, मतलब ये उल्टा U हम लोग लेते हैं। ठीक है, उल्टा U अगर आप ले लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। ठीक है, तो ये है इंटरसेक्शन, मतलब A और B का जो इंटरसेक्शन रीजन है वही होता है A और B का इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। द कॉमन एलिमेंट, द सेट ऑफ कॉमन elements of set A and set B are called intersection of A and B। ठीक है, A और B दो अगर आपके पास सेट हों तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो दोनों में कॉमन मिल रहे होंगे, उनका अगर सेट बना लें तो वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास सेट A है 1 2 3 4 और एक सेट B है 1 3 5। ठीक है, तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे, अगर हम उसको सेट बना ले, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं A इंटरसेक्शन B। इस तरह से उल्टा U बनाते हैं बीच में, इसको पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाएगा 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 है तो 1 हो गया। और कौन कॉमन एलिमेंट है, देखिए 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है तो यहाँ 3 हो गया। 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 5 है यहाँ पे तो 5 यहाँ नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B आपका 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X such that X belong to A and X belong to B। मतलब A कि A इंटरसेक्शन B में वही एलिमेंट्स होंगे, फिर से A इंटरसेक्शन B में वही एलिमेंट्स होंगे जो A के भी हों और एंड मीन्स और वो B के भी हों, मतलब वो सेट A में बिलोंग कर रही हो और सेट B में बिलोंग कर रही हो तो वो A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट होगी। ठीक है, मतलब इफ X belong to A intersection B then which implies that X belong to A intersection B, अगर X आपका इंटरसेक्शन B में है तो इसका मतलब ये which implies that X belong to A and X belong to B। इसका मतलब ये कि वो एलिमेंट आपका A में भी होगा और B में भी होगा। ठीक है, ओके। अगर आपका कोई ऐसा एलिमेंट है जो A इंटरसेक्शन B में नहीं है, इसका मतलब वो A में
क्या है, होगा या नहीं होगा? ए में बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो कॉमन एलिमेंट बी में ना हो, वो एलिमेंट बी में ना हो, ठीक, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट आपका ए में है और वही एलिमेंट बी में भी है तो वो ए इंटरसेक्शन बी में जरूर होगा, ठीक, ओके। और ये हमारा हो गया वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। इसको इस एक तरीका और है रिप्रेजेंट करने का ए इंटरसेक्शन बी का, इस तरह से भी अगर हम लिख दें, एक सेट ए है, एक सेट ए है और ये बी है, ठीक। तो यहाँ देखिए कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ए और बी का यहाँ पे जो ये वाला रीजन होगा ए, ये पूरा रीजन बी का है और ये रीजन जो है ए का भी तो है। तो ये जो रीजन शो कर रहा है जो हम सेलेक्ट किए हुए हैं, ये रीजन आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, इफ B इज द सबसेट ऑफ A, यहाँ पे ध्यान दीजिए B जो है A का सबसेट है ना, तो जो B और A का इंटरसेक्शन होगा, A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A कहें, वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि B जो है वो A का सबसेट है, मतलब B के सारे एलिमेंट A में हैं, तो B और A का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। मतलब B के सारे एलिमेंट तो A में है ही और पूरा B तो अपने आप में है ही, तो B के सारे एलिमेंट अगर A मिल रहे हैं तो B और A का जो इंटरसेक्शन होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक। अगर मान लीजिए आपके पास 3 सेट है, इस तरह से मान लीजिए 3 सेट है, 1 2 और 3, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम कहें कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को आप रिप्रेजेंट कीजिए, यहाँ सेडेड कीजिए, तो आप सेडेड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, जो रीजन तीनों में कॉमन हो, ध्यान दीजिएगा, जो तीनों में कॉमन हो वही रीजन हमारा होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पूरे इस रीजन की बात करें, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का रीजन, यहाँ से लेकर ये रीजन, तो यहाँ पे इसके दो एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं कॉमन, बट इसके पूरे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इसके यहाँ पे इतना छूट जा रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ से इतना इसका छूट जा रहा है ये पोर्शन, ठीक। अगर हम इस एरिया की बात करें, सिर्फ इस एरिया की, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया जितना हमने सेट किया, ये एरिया तीनों सर्किल में है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये एरिया जो ये हमने सेलेक्ट किया है ये तीनों सर्किल में है, ये आपका इस छोटे वाले A में भी है, ये रीजन आपका B में भी है और यही रीजन आपका इस पूरे C में भी है, ठीक है। ये इस सर्किल C में भी है, ये रीजन देखिए इस सर्किल में C में है ना। अगर हम कहीं इसको पूरे को सेलेक्ट कर देते, ये पूरा सेलेक्टेड, तो ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को नहीं रिप्रेजेंट करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस C में ये रीजन बाहर है, C से ये वाला जो रीजन है, ये ऊपर का जो हमने सेलेक्ट किया ये बाहर है, तो हमको क्या करना, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, और ये एरिया तो तीनों में कॉमन में नहीं मिल रही है, केवल 2 में कॉमन मिल रही है। इस वजह से तीनों में कॉमन मिलने वाला रीजन केवल हमारा कितना होगा, सिर्फ इतना होगा, ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अगर मान लीजिए हमारा डायग्राम इस तरह से बनाया हुआ है, एक सर्किल यहाँ एक सर्किल यहाँ है, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब कि A इंटरसेक्शन B जो होगा वो क्या होगा, फाई मतलब एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेंगे, इसलिए ये दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, ओके। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम उनको इसके बीच में लिखेंगे, A और B में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको इसके बीच में लिखेंगे, A B C के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बीच में, ठीक है, तीनों में जो कॉमन होगा, ओके। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। अब आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट कौन कौन से हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ का मतलब आपको हम यूनियन में ही बताए थे कि अगर किसी सेट का
उसी के साथ कोई भी अगर हम रिलेशन लेते हैं, कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं तो आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हमने ए के साथ इंटरसेक्शन अगर करते हैं तो ये ही हमको मिलता है। ठीक, अगर हम किसी सेट ए का उसी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको वही सेट मिल जाता है। इसको प्रूफ कर देते हैं। ध्यान दीजिए, पहले हम लेट करेंगे, लेट ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, लेट x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए। हमने लेट कर लिया कि एक एलिमेंट x है जो ए इंटरसेक्शन ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट x ए इंटरसेक्शन ए में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये विच इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए एंड इंटरसेक्शन में है ना, तो ए इसमें भी होगा और ध्यान दीजिएगा और इसमें भी होगा, एंड x इंटरसेक्शन ए। ये तो दोनों सेम चीज लिख दिए, तो इसके मतलब क्या, विच इम्प्लाइज दैट x इंटरसेक्शन ए, सॉरी x बिलोंग टू ए। इसके मतलब कि जो x है वो a में बिलोंग कर रहा है, और हमने लेट किया था x a इंटरसेक्शन a में बिलोंग कर रहा है। इसके मतलब ये कि a इंटरसेक्शन a इज द सबसेट ऑफ a। और फिर आप इसको कन्वर्सली दिखाएंगे। कन्वर्सली के लिए लेट आप करिए, लेट y बिलोंग टू a। ठीक है, y अगर आपका a में बिलोंग कर रहा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज y बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन a। दो बार हमने एंड करके लिख दिया, सेम चीज को एंड करके दो बार लिख दिया। सेम चीज को आप दो बार लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन a, यानी कि यहाँ पे y आपका इंटरसेक्शन a में बिलोंग कर रहा है और ये y आपका a में बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a। अब यहाँ पे आप देखिए इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे a इंटरसेक्शन a का सबसेट है और यहाँ पे a जो है a इंटरसेक्शन a का सबसेट है। इसके मतलब जो a इंटरसेक्शन a है वो a के इक्वल है। ठीक है, मतलब कोई सेट दूसरे सेट का अगर सबसेट है और वो दूसरा सेट पहले वाले सेट का सबसेट है तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, ओके, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। अब सेकेंड आपका है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड लॉ है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ आपको बता चुके हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, बस ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि a इंटरसेक्शन b जो होता है वो b इंटरसेक्शन a के इक्वल होता है। मतलब अगर आप a और b का कॉमन एलिमेंट लेंगे और b फिर a का कॉमन एलिमेंट लेंगे तो सेम ही होगा, चेंज तो होगा नहीं। ठीक, ठीक, जैसे हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, लेट पहले a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, यानी कि मान लेते हैं लेट x जो एक एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन b में है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b में अगर x है तो x आपका a में भी होगा और x आपका b में भी होगा। सिंपल है, आपको पता है कि अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में तो a का भी होगा और b का भी होगा। ओके, तो a का भी है और b का भी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, which implies that x belong to b and x belong to a। ऑर्डर चेंज कर दिए, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, x belong to b इंटरसेक्शन c, ओ सॉरी b इंटरसेक्शन a। तो देखिए, क्योंकि हमने b को पहले लिख दिया, बाद में a को लिख दिया, तो ये सिंपल है, वेरी इजी है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x आपका b इंटरसेक्शन a में भी है, ax आपका a इंटरसेक्शन b में भी है। इस वजह से x इज द सबसेट, सॉरी इस वजह से a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a। और फिर आप कन्वर्सली दिखाएंगे, अगली बार आप x को लेट करेंगे कि वो b इंटरसेक्शन a में है तो फिर आप वो b में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा, फिर इसको पलट लीजिएगा तो उस बार ये जो होगा ये सबसेट हो जाएगा इसका, तो दोनों कन्वर्सली एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, b intersection A is the subset of A intersection B. So A intersection B is equal to B intersection A। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ये कन्वर्सली हमने दिखाया है। ठीक है, ओके।
तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक बार ए के साथ बी का इंटरसेक्शन लीजिए और फिर बी के साथ एक बार ए का इंटरसेक्शन लीजिए, दोनों देखिए आपस में इक्वल आएंगे। जो थर्ड लॉ है ये एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इट्स वेरी इजी। अगर आप पहले ए इंटरसेक्शन बी स्टार्ट में ले लीजिए और फिर जो है उसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक, तो ये जो पोर्शन, ये जो आपका लेफ्ट साइड होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा कि अगर आप ए को पहले छोड़ दीजिए, पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए और फिर बाद में आप ए के साथ ले लीजिए, तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। पहले आप लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू पूरे में, एक्स पहले हम पूरे में बिलोंग कर लेंगे, तो फिर इसके मतलब कि इसमें भी बिलोंग करेगा और इसमें भी बिलोंग करेगा। पहले इसको हमने पहले हम लोग इसको इंटरसेक्शन में एज्यूम करेंगे। ठीक, इस तरह से लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो ये x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में एंड यहाँ पे इसको हम ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसमें बिलोंग करेगा और इसमें बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग टू c, और फिर इसमें भी और की तरह तोड़ देंगे और फिर उसमें से जो टूटेगा उसको इसके साथ ले लेंगे, फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे, वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम एसोसिएटिव लॉ को भी हम प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया एसोसिएटिव लॉ क्या होती है? ओके, अब आते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। मतलब ये कि अगर आप किसी भी सेट का अगर आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हो, फाई मतलब क्या, उसमें कोई एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट, तो किसी भी सेट का अगर आप एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो उन दोनों में तो कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए ए आपका सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है आपका है 5, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है? कोई भी तो कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन 5 का या ए इंटरसेक्शन बी का, वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि किसी भी सेट का अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो 5 हो जाएगा, मतलब उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे। ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब सेम इसी तरह से आपका यूनिवर्सल सेट लॉ। यूनिवर्सल सेट लॉ का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन मिलेगा? सिर्फ सेट ए ही तो मिलेगा इसमें कॉमन, और इसमें तो जो दोनों में कॉमन जो मिलते हैं वही इंटरसेक्शन होता है, तो ए के ही एलिमेंट तो यू में कॉमन मिल जाएंगे। तो इस वजह से ए और यू का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, सिर्फ ए कॉमन मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे मान लीजिए एक सेट ए है आपका 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10 तक है। ठीक, और यू आपका मान लीजिए पूरा नेचुरल नंबर है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, तो ए और यू का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ए और यू का जो कॉमन एलिमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन यू का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो सिर्फ ए और यू में जो कॉमन मिल रहा है वो 1 से 10 तक ही तो मिल रहा है, 1 से 10 तक ही तो मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से ए इंटरसेक्शन यू का जो रिजल्ट आता है वो ए ही होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ आप किसी सेट का इंटरसेक्शन ले तो वो सेट ही मिलेगा। ठीक, ओके, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट लॉ। अब हम लोग समझते हैं लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कह रहा है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें देखिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड को प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो इंटरसेक्शन से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सेम उस तरह से हम मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो इसका एक बार बी से मल्टीप्लाई, एक बार इसी का सी से मल्टीप्लाई, और ये यूनियन आपका बीच में लग गया है। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। मान लिए कि जो x एक एलिमेंट है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन c में है, तो या देखिए ध्यान दीजिए, तो ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है यहाँ पे ना, यहाँ इंटरसेक्शन है तो वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। यहाँ इंटरसेक्शन देखिए इसमें और इसमें होगा, तो आप कह सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट
x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी यूनियन सी, मतलब ए में भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा। ये दोनों आप एक ये समझो, एक ये सेट है एक ये सेट है, तो यहाँ बीच में इंटरसेक्शन लगा है तो इसमें भी होगा और इसमें भी तो x होगा, दोनों में तो होगा, तभी तो कॉमन मिलेंगे। ओके, तभी तो इसमें आएगा पूरे में। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए एंड ध्यान दीजिएगा, एंड x बिलोंग कर रहा है b यूनियन c में, यूनियन है b यूनियन c में, अगर x बिलोंग कर रहा है तो या तो b का होगा या तो c का होगा। यहाँ यूनियन आ गई है, ध्यान दीजिएगा। तो x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू c, या तो वो b का एलिमेंट होगा या तो c का एलिमेंट होगा। ठीक, अब आप इसको इसके साथ ले लीजिए, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c। मतलब हमने इसको एक बार इसके साथ ले लिया, फिर इसी को एक बार इसके साथ ले लिया। मतलब x बिलोंग टू a जो है या तो इसमें इसके साथ होगा या तो इसके साथ होगा। तो ये दोनों जो देखिए एंड लगे हुए हैं, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, यानी x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, ये आपका पूरा एक इंटरसेक्शन b हो गया। और मतलब यहाँ पे यूनियन, और मतलब यहाँ पे यूनियन आप ले लेंगे। ठीक है, तो आपका ये इंटरसेक्शन b हो गया एंड यहाँ यूनियन हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग कर रहा है c में, यानी x बिलोंग टू आप कह सकते हैं a इंटरसेक्शन c। x जो है आपका इंटरसेक्शन c में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा था आपका a इंटरसेक्शन b में, और ये x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c में, और इन दोनों का यूनियन है। और हमने यहाँ पे रिलेट कर चुके थे कि ये पूरे में बिलोंग कर रहा है, इसके मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अभी तो इक्वल आप नहीं कह सकते हैं, अभी तो आप कहेंगे कि ये जो है ये इसका सबसेट है, और फिर कन्वर्सली आप इधर से दिखाएंगे ये इसका सबसेट आ जाएगा, फिर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सिमिलरली इस तरह से दिखा सकते हो कि यहाँ पे देखिए x बिलोंग कर रहा है इसमें और इसमें, यहाँ देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपका x जो बिलोंग कर रहा था इसमें और आपका x इसमें बिलोंग कर रहा था, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया, और फिर आप इससे इसको सबसेट दिखा दीजिए कन्वर्सली, और फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली आप इस तरह से इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी होता है यूनियन पे। अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो ये इक्वल होता है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। मतलब a यूनियन एक बार b के साथ ले लेंगे, a यूनियन एक बार c के साथ ले लेंगे, और बीच में लगा देंगे इंटरसेक्शन। ये यूनियन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये इंटरसेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे नेक्स्ट हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।